हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पेपर में एक कॉम्प्रहेंशन आता है जिसको हम लोग अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आपको मैं तरीका आज बताऊंगा और कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैं करवा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्रहेंशन मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। कंप्रहेंशन का मतलब होता है, अगर कोई अनसीन पैसेज दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है कि दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। इससे ये देखा जाता है कि आपके अंदर समझने की क्षमता कितनी है, कि आपके अंदर समझ की मतलब समझने की कितनी क्षमता है, आप कितना ज़्यादा समझते हैं। इट इज़ एन एक्सरसाइज, यह एक ऐसा एक्सरसाइज होता है, एक ऐसा अभ्यास होता है दैट जो ट्रेन्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, जो स्टूडेंट को इस तरह से प्रशिक्षित करता है, ट्रेन करता है कि वो लैंग्वेज को यानी भाषा को समझ सके। अ फ्यू हिंट्स फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना चाहिए, यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है। तो चलिए हिंट को हम लोग देखते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग हिंट्स विल बी यूजफुल टू यू फॉर अटेम्प्टिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइजेज। यहाँ पे जो कुछ हिंट दिया हुआ है, इस हिंट के हेल्प से आप जो है कॉम्प्रहेंसिव को या फिर कह सकते हैं कि अनसीन अनसीन पैसेज को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे तरीका दिया हुआ है, तो चलिए क्या है तरीका। रीड द पैसेज क्विकली टू हैव अ जनरल आइडिया। सबसे पहले पैसेज को एक बार क्विकली जल्दी से पढ़ लीजिए ताकि आपको कुछ जनरल आइडिया मिल जाए कि यह पैसेज है किसके बारे में। मतलब जल्दी जल्दी से एक बार पढ़ लेने से कुछ आइडिया मिल जाता है कि पैसेज आखिरकार है किसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद रीड अगेन एट अ स्लोअर स्पीड। फिर दोबारा उस पैराग्राफ को पढ़िए थोड़ा स्लोअर स्पीड, उस बार अपना स्पीड जो है कम कर लीजिए। टू नो अबाउट द डिटेल्स, जिससे आपको उस पैराग्राफ में क्या क्या डिटेल्स है, किसके बारे में दिया है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलने लगती है। स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली। फिर इसके बाद क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है पैराग्राफ में। पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन दिया रहता है, उसको मतलब जो है केयरफुली पढ़िए। एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, और उसकी मीनिंग को भी समझने का कोशिश करिए। वंस अगेन रीड द पैसेज केयरफुली टू फाइंड आउट द आंसर। फिर इसके बाद फिर से एक बार जो है उस पैसेज को पूरा पढ़िए और उसमें जो नीचे क्वेश्चन दिया है उसका आंसर खोजने की कोशिश करिए। राइट डाउन द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। फिर उसके आंसर को आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, क्लियरली एंड एग्जैक्टली, मतलब साफ साफ और सही सही। योर आंसर शुड बी ब्रीफ एंड इन सिंपल लैंग्वेज। कोशिश करिए कि आंसर ज़्यादा बड़ा ना हो और आपका आंसर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो। यूज ओनली कंप्लीट सेंटेंसेस। आप जब आंसर देते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करिए, मतलब उससे आधा अधूरा नहीं देना है उसका जवाब। इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव द हेडिंग ऑफ द पैसेज, यदि आपको उस पैसेज का हेडिंग पूछा जाए, जिसको हम लोग शीर्षक बोलते हैं, उसका शीर्षक पूछा जाए, तो यू शुड रीड द होल पैसेज वंस अगेन। तो आपको पूरा जो है कि पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ना चाहिए टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया, ताकि उसका एग्जैक्ट मतलब कि हेडिंग यानी सेंट्रल आइडिया यानी कि उस पैसेज का हम क्या नाम रख सकते हैं वो चीज़ आपको अच्छे से पता चल पाए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये तरीका है आपको उसको मतलब एक तरह से पैसेज को पढ़ने का। तो चलिए कुछ पैसेज का हम लोग जो है कि एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, इसको हम लोग अच्छे से रीड करते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए पैराग्राफ किस बारे में है। ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रेवलिंग वेरी इजी। ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इस समय का जो सभी आधुनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने का जो सबसे आधुनिक इस समय का जो साधन बना हुआ है, मतलब बनाया गया है, ट्रेवलिंग वेरी इजी। ये क्या करता है कि हमको कहीं भी आने जाने में हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है, मतलब आसान बनाता है। नाउ अडेज आजकल, वी यूज कार, आजकल हम लोग कार, बस, रेलवे, एरोप्लेन, शिप एंड मेनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और भी जो बहुत दूसरी आने जाने का साधन है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। ट्रेवलिंग हैज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर स्टूडेंट्स। ट्रेवलिंग हैज़ अ ग्रेट वैल्यू फॉर स्टूडेंट मतलब ट्रेवलिंग जो है स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा महत्व रखता है। इट टीचेस देम बेटर देन बुक्स, मतलब जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तो यह हमें क्या करता है, अधिक नॉलेज देता है, अधिक ज्ञान देता है बुक से मतलब किताबों से भी अधिक। यानी किताब हम पढ़ रहे हैं और एक जो है कि ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग से हमको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ज़्यादा ज्ञान मिलता है। बुक्स प्रोवाइड अस ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, किताब हमें केवल एक तरह से थियोरेटिकल मतलब एक तरह से केवल किताबी ज्ञान देता है, मतलब किताब में तो प्रैक्टिकल आप कर नहीं पाएंगे। तो वही कह रहा है कि किताब हमें केवल
सैद्धांतिक ज्ञान ही देता है। वेयर एज जबकि ट्रेवलिंग गिव्स अस एक्सपीरियंस, जबकि ट्रेवलिंग हमें अनुभव देता है एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, और कुछ नया सूचना भी देता है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब उस संसार के बारे में जो कि हमारे पास आसपास है या जिसमें हम लोग रहते हैं। इट इज ट्रेवलिंग दैट मेक्स अस सी थिंग्स पीपल एंड प्लेसेस विथ आवर ओन आइज। इट इज़ ट्रेवलिंग, ये ट्रेवलिंग ही है जिसके कारण हम लोग देखते हैं, मतलब चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, प्लेसेस मतलब नई नई जगहों को देखते हैं विथ आवर ओन आइज, अपने खुद के आँखों से। वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, हम ट्रेवलिंग करते हैं तो हम लोग हिस्ट्री को यानी इतिहास को, जियोग्राफी यानी भूगोल को, एंड सोशल साइंस और सामाजिक मतलब समाज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं या देख पाते हैं थ्रू ट्रेवलिंग, मतलब यात्रा के माध्यम से। इट इंट्रोड्यूस अस टू द अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि ट्रेवलिंग ही हमें क्या करता है, संसार के दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है, परिचित कराता है। ट्रेवलिंग से ही हम लोग नए नए लोगों से मिल पाते हैं, संसार के नए नए लोगों से मिल पाते हैं। वी कैन नो देयर लैंग्वेज, हम लोग उनकी भाषाओं को समझते हैं, जानते हैं। ट्रेडिशन, उनकी परंपराएं क्या है उसको समझते हैं। कस्टम, उनकी संस्कृतियों को समझते हैं। एंड ईटिंग हैबिट्स, और वो क्या क्या खाते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं या जानते हैं ट्रेवलिंग से। दस इस प्रकार अवर आउटलुक इज ब्रॉडन, इस तरह से हमारी समझ क्या होती है, बढ़ती है। हमारे जो समझने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, विकसित होती है, मतलब एक तरह से बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। देखिए, व्हाट हैज़ मेड ट्रेवलिंग वेरी इजी, ट्रेवलिंग क्या इजी बनाता है, ट्रेवलिंग को कौन सी चीज़ बहुत इजी बनाती है, ट्रेवलिंग को इजी कौन बनाता है। ये देखिए पहला लाइन, ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रेवलिंग वेरी इजी, यही आपका पहला आंसर है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से रीड कर लेंगे तो आसानी से बहुत ही आप लोग इसको क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड बाय अस फॉर ट्रेवलिंग दिस डेज, कह रहा है कि आजकल के समय में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं ट्रेवलिंग करने के लिए। तो किसका प्रयोग करते हैं, वी यूज कार, बस, ट्रेवल, रेलवे, एरोप्लेन, शिप्स एंड मेनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर दोस्तों। ठीक है, ये देखिए पहला का आंसर है, ये किसका है, सेकंड का आंसर है। ठीक है, थर्ड क्या है, विच टाइप ऑफ नॉलेज डू बुक्स प्रोवाइड अस, मतलब कि किताब हमें कौन सा नॉलेज देता है, किताब हमें कौन सा नॉलेज देता है, केवल थियोरटिकल नॉलेज देता है। किताब हमें थियोरटिकल नॉलेज देता है क्योंकि इससे हमें एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं, किताब में जो लिखा है केवल वही हम समझ पाएंगे। फोर्थ है, विच सब्जेक्ट कैन ट्रेवलिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड बेटर, कौन सा सब्जेक्ट हमें समझने में ज़्यादा बेटर रहता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें मतलब हम क्या ऐसा क्या करें कि जिससे हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब कि अगर हम ट्रेवलिंग के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ें समझेंगे, आप समझेंगे जैसे वी कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। यदि आप ट्रेवलिंग करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस को क्या करेंगे, अच्छे से आप समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट है, टू होम डज ट्रेवलिंग इंट्रोड्यूस अस, जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेवलिंग से हम जो ट्रेवलिंग के द्वारा हम कौन मतलब किससे हम लोग एक तरह से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ट्रेवलिंग क्या करता है, इट इंट्रोड्यूस अस टू अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार के दूसरे लोगों से हमारी क्या होती है, एक तरह से मुलाकात होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। ये आपका हो गया लास्ट वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला पैराग्राफ। आज हम लोग 4-5 पैराग्राफ करेंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं नए पैराग्राफ की तरफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक फिर से नया पैराग्राफ आपके सामने आ गया है। इस्कीमो लिव इन द पोलर रीजन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो इस्कीमो के लोग होते हैं ये पोलर रीजन में रहते हैं। पोलर रीजन वो होता है जहाँ पे जो हमेशा जहाँ पे बर्फ पड़ता रहता है उसे पोलर रीजन बोलते हैं। दे आर नॉट टॉल पीपल, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा लंबे नहीं होते, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स, लेकिन उनके जो हाथ पैर होते हैं, उनकी जो भुजाएं होती हैं बहुत मजबूत होती हैं। दे हैव अ कॉमन लैंग्वेज, उनकी भाषाएं बहुत ही साधारण होती है। दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड मेंबर ऑफ अनदर ग्रुप ऑल्दो दे मे कम फ्रॉम मेनी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, कह रहा है कि दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड मेंबर्स ऑफ अनदर ग्रुप, कह रहा है कि वो बहुत ही आसानी से दूसरे ग्रुप के मेंबर को वो समझ सकते हैं। ऑल्दो यद्यपि दे मे
कम फ्रॉम मेनी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, चाहे वो मतलब कि कई मतलब कह सकते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही क्यों ना आए हों, लेकिन वो दूसरे ग्रुप की बातों को भी आसानी से वो समझ लेते हैं। मैरिज इज बाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेंट, और यहाँ पे शादी जो होता है आपसी सहमति से ही क्या होता है, हो जाता है। मतलब आपस में लोग एक तरह से सहमति करके लोग वहाँ पे शादी कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे जो है कि देखने वाला प्रक्रिया नहीं होता है कि लड़के वाले आएँ फिर लड़की वाले आएँ फिर देखें फिर खर्चा वर्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपसी सहमति से वहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। दे डू नॉट ऑर्गेनाइज अ स्पेशल मैरिज सेरेमनी, शादी के समय वो बहुत कह सकते हैं कोई बड़ा समारोह समारोह भी नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मल में साधारण में वहाँ पे शादियाँ हो जाती हैं। हंटिंग एंड फिशिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, कह रहा है कि हंटिंग शिकार करना मछली पकड़ना उन लोगों का सबसे मुख्य व्यवसाय होता है दोस्तों। देयर हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूज, उनके घरों को हम इग्लू कहते हैं। इग्लू देखिए ये इस तरह का होता है, यही इग्लू है, यही घर है इन लोगों का, ठीक है। विच आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, मतलब ये बहुत ही मजबूत यानी कि बहुत ही मजबूत यानी बहुत ही कठोर बर्फ से मतलब ये इग्लू जो है बना होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही छोटा घर होता है। दे हैव एक्सलेंट नॉलेज ऑफ कार्विंग, कर है कि इनके पास लकड़ी के ऊपर नक्काशी करने का बहुत अच्छी कला होती है। मतलब ये एक तरह से लकड़ी को काट करके बहुत अच्छा नक्शा उस पे बना लेते हैं। दे मेक वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही सुंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं। बाय कटिंग अवे मटेरियल फ्रॉम वुड एंड इवरी, मतलब लकड़ियों को काट करके, और इवरी भी होता है हाथी का दांत दोस्तों, लकड़ी को और हाथी के दांत को काट करके बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें ये बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम करते हैं दोस्तों। विच रीजन्स टू स्कीमो लिव इन, स्कीमो कहाँ पे रहते हैं, तो स्कीमो लिव इन द पोलर रीजन, ये हो गया फर्स्ट का आंसर दोस्तों, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। कितनी आसानी से हम लोग ढूंढ पा रहे हैं। विच टाइप ऑफ बॉडी डू दे हैव, इनके पास बॉडी कैसा होता है, इसका बॉडी किस तरह का होता है, तो कह रहे हैं कि दे आर नॉट टॉल, ये सेकंड का आंसर है। दे आर नॉट टॉल, टॉल पीपल, ये लंबे तो नहीं होते बट दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स, लेकिन इनके जो एक तरह से भुजाएं होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं। ठीक है। व्हाट आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, इनका सबसे मुख्य ऑक्यूपेशन क्या होता है। हंटिंग एंड फिशिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ देयर हाउस बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो, मतलब कि जो हार्ड स्नो जो बहुत ही कठोर बर्फ से घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इग्लू। क्या बोलते हैं दोस्तों, इग्लू बोलते हैं, ये इग्लू। ठीक है। विच मटेरियल्स आर यूज्ड बाय देम फॉर कार्विंग, कार्विंग के लिए कौन सी मटेरियल यूज करते हैं, कार्विंग के लिए ये वुड और इवोरी मतलब हाथी का दांत का प्रयोग करते हैं कार्विंग के लिए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और पैराग्राफ लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और पैराग्राफ के साथ मैं आ गया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ हिमालय पर्वत के बारे में है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड along द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, हिमालय पर्वत आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। जो हिमालय पर्वत है ये भारत और तिब्बत के बॉर्डर पे क्या है, स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तिब्बत और मतलब एक तरह से भारत के जगह पे मतलब बॉर्डर पे स्थित है। इट एक्सटेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, मतलब ये जो है 2400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इट हैज सम ऑफ द हाईएस्ट पिक्स, मतलब इसमें हिमालय पर कुछ बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, मतलब कि संसार की सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय पर। इट हैज सम ऑफ द हाईएस्ट पिक्स इन द वर्ल्ड, मतलब हिमालय पर ही संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। इट्स हाइट इज अबाउट 8848 मीटर, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। K2 यानी गोडविन ऑस्टन इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब K2 जो है संसार का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। इट इज लोकेटेड इन कश्मीर, यह कश्मीर में है। कंचन जंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, कंचनजंगा जो है संसार का तीसरा सबसे ऊंचा एक तरह से ऊंची चोटी है। इट इज लोकेटेड इन इंडिया, यह भारत में है। एट नेपाल सिक्किम बॉर्डर, मतलब नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या दिया है। द माउंटेन प्रोवाइड रेन वाटर फॉर द प्लेन्स, माउंटेन जो है क्या करता है कि प्लेन्स यानी कि समतल समतल भाग के लिए एक तरह से
पानी देता है, पानी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है बाय स्टॉपिंग मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स, मतलब कि बादलों को रोक करके। जैसे कि आप यहाँ पे समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि जो हिमालय की पर्वत है बहुत ऊँची है, तो जो हवाएँ आती हैं इससे टकरा कर फिर वापस आकर के मतलब एक तरह से फिर ये बादल बन कर के क्या करते हैं, बरसात करते हैं। तो वहीं यह कह रहा है कि यहाँ के जो बादल हैं, यहाँ की जो ऊँची-ऊँची जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये उसको रोक कर क्या करते हैं हमको एक तरह से प्लेन यानी कि समतल भूमि के लिए पानी देते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं, रेन वाटर प्रोवाइड करते हैं। दीज प्लेन्स आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। कह रहा है कि ये जो मैदानी होती हैं बहुत ही क्या होती है, समृद्ध होती हैं, मतलब एक तरह से जंगली जीवन के लिए और जंगली स्रोत के लिए क्या होते हैं, बहुत ही एक तरह से समृद्ध होती है। मतलब यहाँ की जो मिट्टी है, जो भी चीज़ें हैं बहुत ही क्या होती है, बहुत ही अधिक उपजाऊ होती हैं। द नेचुरल ब्यूटी एंड मैग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस, मतलब हिमालय की जो एक तरह से प्राकृतिक सुंदरता है और इसकी जो एक तरह से मैग्निफिकेंस मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, जो बहुत आकर्षक हो। हिमालय की जो प्राकृतिक सुंदरता है ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है टूरिस्ट को, मतलब जो पर्यटक होते हैं, घूमने वाले लोग होते हैं उनको, माउंटेनियर जो पर्वतारोही है, जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनको अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग-अलग जगहों से, और ये लोग यहाँ पे आकर क्या करते हैं, विजिट करते हैं, घूमते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका। एलॉन्ग विच बॉर्डर इज द हिमालयन रेंज सिचुएटेड। कह रहा है कि हिमालयन रेंज किसके बॉर्डर पे स्थित है, तो ये किसके बॉर्डर पे है दोस्तों, इंडिया और तिब्बत, यानी द हिमालयन माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है दोस्तों, आसानी से ये मिल गया। इसी तरह से आपको ढूंढना है, ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज। हिमालयन रेंज का टोटल लेंथ कितना है, यानी ये इट एक्सटेंड ओवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 मीटर। ये हो गया सेकंड का आंसर दोस्तों, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा ये माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया थर्ड का आंसर दोस्तों। फोर्थ है नेम द सेकंड एंड द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि संसार का दूसरा दूसरा और सबसे मतलब सबसे सबसे ऊंचा दूसरा और तीसरा हाईएस्ट पीक में पूछ रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा था दोस्तों, दूसरा जो है K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड कंचनजंगा इज द हाई मतलब थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। यही दोनों इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, देख लेते हैं। व्हाट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट एंड माउंटेनियर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वो मतलब पर्यटक और पर्वतारोही जो संसार के अलग अलग देशों से आते हैं, उनको ये मतलब कि हिमालय की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या है, द नेचुरल ब्यूटी एंड मैग्निफिसेंस ऑफ द हिमालयाज अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड माउंटेनियर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, पांचवा का आंसर, फिफ्थ का आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक और पैराग्राफ हम लोग देखते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक और पैराग्राफ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आवर हेल्थ डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट वी ईट। कह रहा है कि हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है कि हम लोग क्या क्या खाते हैं, व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं उस पर निर्भर करता है। वी नीड गुड क्वालिटी फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि हमारे शरीर के विकास के लिए हमें अच्छे अच्छे भोजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अच्छे क्वालिटी अच्छे गुण के भोजन की ज़रूरत पड़ती है। द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ फूड इज इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। कह रहे हैं कि द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट जो मतलब भोजन में जो सबसे मुख्य अवयव होते हैं उसमें क्या क्या होने चाहिए, देखिए उसमें होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मतलब जो भोजन करते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए और वाटर। ये सभी चीज़ें हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। फूड रिपेयर्स डैमेज पार्ट्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। जो फूड होते हैं, जो भोजन होते हैं, वो हमारे मतलब कि हमारे अंदर जो सेल जो खराब हो चुके होते हैं और वो टिश्यू जो खराब हो चुके होते हैं उसको क्या करता है, ठीक करता है, रिपेयर करता है। ठीक है दोस्तों। द फूड दैट यू ईट एंड ड्रिंक रेगुलरली इज कॉल्ड डाइट। मतलब जो फूड आप रोज़ खाते हैं और जो पानी एक तरह से पीते हैं, मतलब एक तरह से जूस वूस के रूप में जो पीते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाइट।
अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। कह रहा है कि जो खाना खाते हैं, जो डाइट हम लेते हैं, अगर उसमें हर प्रकार के ज़रूरी पोषक तत्व जो है कि कह सकते हैं कि एक तरह से सही मात्रा में हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द एज। कह रहा है कि एज के अनुसार, मतलब उम्र के अनुसार, जेंडर यानी कि लिंग के अनुसार, ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन, और वो आदमी कौन सा काम करता है उसके अनुसार लोगों का जो एक तरह से मतलब भोजन है वो अलग अलग हो सकता है। कि क्योंकि जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा भोजन खाते हैं, उनको ज़्यादा भोजन चाहिए होता है, और जो थोड़े से एज में ज़्यादा होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको उनको कम खाना 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 होता है। इस तरह से मतलब उम्र के अनुसार सबका भोजन अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। मतलब कि न्यूट्रिशन एक तरह से न्यूट्रिशन होता है पोषण दोस्तों। मतलब पोषण एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, जो कि इंजेशन मतलब एक तरह से हमारे मुंह से शुरू होता है। मतलब हम इसको जैसे कि मुंह से जब खाते हैं, जब पेट में जाता है तो उसे इंजेशन बोलते हैं, फिर पेट में जाकर जब पचता है तो उसे डाइजेशन बोलते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और पेट में जब चला जाता है और हमारा शरीर उस भोजन को एक तरह से ब्रेक करके उसमें का सभी एनर्जी अपने शरीर में हमारा शरीर जब उसका सारा एनर्जी भोजन का ले लेता है तो उसे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बोलते हैं दोस्तों। ऑल लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबको जो है पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, पोषण की ज़रूरत पड़ती है, इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। मतलब ग्रो करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए इन सब मतलब कि सबको जो है, सभी लिविंग थिंग्स को जो है भोजन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों मैं नहीं कराऊंगा, इसका क्वेश्चन आंसर आपको खुद से बताना है कमेंट में। मैं इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका क्वेश्चन दोस्तों। आपको इसका क्वेश्चन जो है खुद से मुझे कमेंट में बताना है। कमेंट में जब टाइप करेंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आप टाइप करके बताइएगा, जिससे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया था। जैसे देखिए, वाई डू वी नीड गुड क्वालिटी फूड। हमें अच्छे मतलब कि गुणवत्ता वाला भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको पता है, पैराग्राफ देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर से वापस बैक जाकर पैराग्राफ देखिएगा। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड। फूड में क्या क्या होने चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पीछे जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है अभी हमने पीछे पढ़ा, आप वहाँ से जाकर उसका आंसर जरूर दीजिएगा। व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है इसका भी जवाब दीजिएगा आप। वाई डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन। सभी लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ एंटानिम्स मतलब उल्टा बताना है आपको। जैसे गुड का क्या होता है, बैड। मैं आपको आपके लिए एक बता देता हूँ। जैसे गुड का क्या होता है, गुड का होता है बैड। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से इंक्लूड का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, रेगुलरली का अपोजिट क्या होगा, करेक्ट का अपोजिट क्या होगा, लिविंग का अपोजिट क्या होगा, आपको सारा कुछ ये क्या करना है, बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक पैराग्राफ और देखते हैं। हमने लगभग 4-5 पैराग्राफ देख लिया है, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं जो कि शायद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आपके लिए एक पैराग्राफ और आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगरा इज अ हिस्टोरिकल सिटी। आगरा एक ऐतिहासिक शहर है। It was the capital of the country during the Mughal rule. It was the capital of the country during the Mughal rule. मतलब कि जब मुगलों का जब शासक था, जब मुगलों का एक तरह से जब मुगल लोग भारत पे राज करते थे, तब जो है आगरा इनकी राजधानी थी। मतलब आगरा जो है भारत की राजधानी थी। इट हैज़ 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। कह रहा है कि यहाँ पर संसार की मतलब कि 3 ऐसे मतलब कि विरासत स्मारकें हैं। मतलब यहाँ पे 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही कह सकते हैं विरासत जो है कि भारत जैसे पूरे संसार की विरासत के रूप में जाना जाता है। जैसे वो क्या है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है एंड फतेहपुर सीकरी है। ये संसार में, पूरे संसार में जैसे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के लिए ये एक तरह से विरासत है जो कि पूरे संसार में इसे जाना जाता है। द ताजमहल इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ताजमहल जो है कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे वंडर्स हैं, बहुत सारे आश्चर्य हैं, उन आश्चर्यों में से ताजमहल क्या है, एक है। इट वाज बिल्ट बाई शाहजहाँ। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था इन द लविंग मेमोरी ऑफ हिज बिलोवेड वाइफ मुमताज। मुमताज महल अपने मतलब कि अपने प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इसने बनवाया था। किसको, ताजमहल को। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, बैंक ऑफ रिवर यमुना। और ये ताजमहल जो है
यमुना नदी किनारे बसा है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल ऑन फुल मून लाइट। कह रहा है कि जब पूरा चाँद निकल जाता है तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है, मतलब कि चाँदनी, पूर्ण चाँदनी रात में ये ताजमहल बहुत सुंदर दिखता है। रेड फोर्ट ऑफ आगरा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। और जो आगरा का जो लाल किला है, ये मतलब कि एक तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, मतलब कि एक तरह से, मतलब कि संसार का सबसे बड़ा, मतलब एक तरह से किला है। फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर। फतेहपुर सीकरी जो है एक तरह से मुगल, यानी कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था, टू सर्व एज हिज न्यू कैपिटल, अपने मतलब नए राज्य के सेवा के लिए उन्होंने बनवाया था। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों। विच सिटी वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द मुगल रूल। मुगल रूल के समय एक तरह जब मुगलों का एक तरह से शासन था, तो उस समय मतलब एक तरह से भारत की राजधानी कौन थी? भारत की राजधानी उसमें क्या थी? आगरा थी। आगरा ही उसमें क्या थी? राजधानी थी। नेम द वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट सिचुएटेड इन आगरा। आगरा में जो 3 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स स्थित है उसका नाम क्या-क्या है? ताजमहल है, रेड फोर्ट है और क्या फतेहपुर सीकरी है दोस्तों। विच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है वो कौन सा है? वो क्या है? ताजमहल है दोस्तों। इन हुज मेमोरी वाज द ताजमहल बिल्ड बाई शाहजहां। शाहजहां ने किसकी याद में ये ताजमहल को बनवाया था? तो उसको बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है दोस्तों, मुमताज महल की याद में। हु बिल्ड फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर अकबर टू सर्व एज हिज न्यू कैपिटल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये एक तरह से 4-5 पैराग्राफ जो है कि मैंने सॉल्व करा दिया। इसको आप लोग दोस्तों अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार वॉच करिएगा और समझिए इसको। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, मतलब पैराग्राफ आता है, इसको पढ़ के आपको एक तरह से इसका आंसर देना होता है। इसके पहले वाला जो पैराग्राफ था इसका आंसर मैंने दोस्तों आपको नहीं बताया, आप उसको सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी मतलब कुछ ज्ञान मिले। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।